वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इससे पहले की क्लास में हमने क्रांति 1857 के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की रात है साथियों जन्माष्टमी की, तो पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 1 घंटे बाद भगवान कृष्ण जो है इस धरती पर अवतरित होंगे। रात में 12 बजे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे। तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो सकता है थोड़ा सा बाहर आपको शोर सुनाई दे क्योंकि उत्सव का माहौल है, लोग घरों में डीजे वगैरह बजा रहे हैं, तो हो सकता है उसकी आवाज़ आए तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और साल भर का त्यौहार है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए फिर भी इसको हम पढ़ेंगे, आज की क्लास हम लेंगे। चलिए पहला फैक्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में बंगाल पर नियंत्रण ले लिया। बिल्कुल सही बात है। 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1772 में कंपनी ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था ड्यूल गवर्नेंस लागू कर दी और बंगाल का शासन इनडायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया और वहां पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून पारित हुआ। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन का परिवर्तन हुआ तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई। तो काफी महत्वपूर्ण है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं नियामक अधिनियम। याद रखना, पेपर में पूछ लेता है। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे हम पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं या पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, सब लोगों ने सुन रखा है। 1786 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति सुरक्षा या उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिल की राय को ठुकरा सके। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1786 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि भारतीय साम्राज्य की शांति सुरक्षा या उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिल की राय को वो ठुकरा सकते हैं, यानी अपनी मनमानी कर सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साथियों, हमने कंपनी के बनने का इतिहास पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब कंपनी बनी तो कंपनी की पहली डिमांड ही यही थी कि कंपनी व्यापारिक एकाधिकार चाहती थी। यानी जब कंपनी से लोग व्यापार करने जब इंग्लैंड से लोग व्यापार करने भारत जाएं कंपनी के लोग, तो कोई और दूसरी कंपनी ना जाए। इस चीज़ को 1813 में समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक नीति देखें। सन 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल और बहुमूल्य धातुएं लाती थी और उसके बदले में हमसे कपड़े मसाले लेकर के जाती थी। यानी हो क्या रहा था, सन 1600 से लेकर 1757 तक जो इंग्लैंड है वो हमसे प्योर ट्रेड कर रहा था, हमको सोना या चांदी देता था जिसको उस समय में बुलियन कहा जाता था, और बदले में हमसे कपड़े मसाले भारत की बनी हैंडीक्राफ्ट सब लेकर के जाते थे। इस पूरे मुद्दे में भारत को काफ़ी मुनाफा था क्योंकि मुनाफे की बात थी, हम लोगों को सोना चांदी मिल रहा था, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगला है माल गुजारी नीति। आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के साथ दूसरे माल खरीदने, पूरे भारत की विजय का खर्चा उठाने, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने, आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे प्रशासकीय तथा सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त करने तथा भारतीय ग्रामों और दूर दराज क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ करने के लिए आवश्यक आर्थिक और प्रशासकीय खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। यानी जो भी लूटमार उन्हें करनी है, जो भी उनके खर्चे अंग्रेजों के, उनको पूरा करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए था। ठीक है। 1813 में प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका लक्ष्य
मालगुजारी का संग्रह बढ़ाना था। यानी जितने भी चेंजेस अंग्रेज कर रहे थे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका एक सिंपल सा टारगेट ये था कि कैसे भी करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, अब गुलाम देश के साथ आप उम्मीद भी और क्या करते हैं, गुलाम को बनाया इसीलिए गुलाम जाता है ताकि उससे फायदा लिया जा सके, सीधी सी बात है। आगे इसमें इस्तेमारी बंदोबस्त, कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बिल्कुल इलाहाबाद की संधि का नियम था ये, अर्थात उसे वह मालगुजारी जमा करने का अधिकार मिल गया, टैक्स जमा करने का अधिकार मिल गया। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली के पुराने तरीके को जारी रखने का प्रयास किया, हालांकि जमा की जाने वाली रकम उसने बढ़ा दी, लेकिन इससे काम नहीं चला। तो बाद में जो है बिहार में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रथा को शुरू किया गया। टैक्स वसूलने की और भी विधियां थीं जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त बताया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, सारी की सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। कुछ और बेसिक फैक्ट है जिनको आप देख लो, फिर इसे खत्म करेंगे। जैसे ददनी प्रथा क्या है, ददनी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी भारतीय श्रमिकों को पहले ही रुपया दे दिया करते थे संविदा के रूप में, फिर आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही एडवांस ले लिया है। फिर है कैमियोटी प्रथा, बिहार तथा ओडिशा में प्रचलित इस प्रथा में कमियां जाति के कृषि दास मालिक से प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले जीवन भर कार्य करते थे। यानी बिहार और ओडिशा में क्या होता था कि जमींदार और अंग्रेज क्या करते थे, किसानों को कुछ पैसा उधार देते थे और उसकी ब्याज के बदले में उन्हें बंधुआ मजदूर बना लेते थे। यानी अब उस व्यक्ति को जिसने रुपया लिया है उसको वो रुपया चुकाने के बदले पूरी जिंदगी खेतों में काम करना पड़ेगा, वो मर जाएगा तो उसके बेटे करेंगे। तीन काठिया प्रणाली ये बिहार में चलती थी, चंपारण में, बेसिकली चंपारण आंदोलन ही इसी की वजह से हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, ये नियम था। तो इसको नाम दिया गया तीन काठिया प्रणाली। ठीक है, इसी प्रणाली के विरोध में ही तो साथियों जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी ने सबसे पहले किया था, इसी के विरोध में ही हुआ था। आगे है दुबला हाली व्यवस्था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस व्यवस्था के अंतर्गत दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को ही मानते थे, यानी बेसिकली गुलामी ही थी एक तरीके की। ठीक है, आगे देखो गिरमटिया प्रणाली। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू हुई इस प्रथा में भारतीय सैनिकों को एक समझौते के अंतर्गत 5 या 7 वर्ष के लिए विदेश में मजदूरी करनी पड़ती थी और ये जो मजदूर होते थे इन्हें गिरमिट कहा जाता था तथा इस प्रथा को कहते थे गिरमिटिया। ठीक है, ये जो समझौता होता था या जो मजदूर होते थे इनको बोलते थे गिरमिट, और ये जो पूरी व्यवस्था थी इसको बोलते थे गिरमिटिया प्रथा। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसको मैंने पढ़ रखा है, वो भी इस प्रथा का उल्लेख करते हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वो देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर मौजूद हैं। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ नई जानकारी आपको मिली होगी। एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।